देश में बदलाव की नई बयार बह रही थी और जाहिर है कि हर नई हवा का असर पहले पहल शहरों और उनके नज़दीक के गांवों तक आता है। इसी तरह यह असर समोहा गांव तक भी आया और जहां पहले जमींदार और उनके चुनिंदा कारिंदे ही थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, वहां अब आबादी का 60% हिस्सा पढ़ लिख गया था। अब तो गांव की लड़कियां भी पढ़ने लिखने में काफ़ी आगे निकल गई थी। यहाँ तक कि बैजू मास्टर की बेटी कांति पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी काफ़ी आगे निकल गई। उसे लंबी दौड़ में कमिश्नरी लेवल पर इनाम मिला। जब वह सवेरे सड़क पर दौड़ लगाती तो साथ में 3 से 4 और लड़कियां भी होती। लड़कियों की देखा देखी 1 महीने बाद लड़कों ने भी इसी उछल कूद में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। गांव के बाहर मैदान में 2 खंभे गाड़े गए, जिनमें सांझ को वॉलीबॉल का नेट बांधा जाता और खेल चालू हो जाता। छोटे छोटे बच्चे जमा होकर ताली पीटते। गांव की सारी रौनक ही जैसे वहां जमा हो जाती। पुराने जमींदार शिवधर सिंह का पोता अनिल इस आयोजन की जान होता था। लंबा छरहरा गोरा सलोने चेहरे वाला अनिल पढ़ाई के मामले में भी किसी से पीछे नहीं था। पहले तो लड़कियों की दौड़ वगैरह पर गांव वालों ने नाक भौं चढ़ाई और कहा यह उल्टा नाच किसी भले काम के लिए नहीं हो रहा है। मगर जब लड़कों का खेल क्लब तैयार हो गया और उस क्लब की अगुवाई अनिल करने लगा, तब जमींदार साहब को मजबूरन कहना पड़ा, खेल कूद से तंदुरुस्ती बनती है और नौकरी वगैरह में काफ़ी सहूलियत हो जाती है। हमारा अनिल तो शुरू से ही पुलिस अफसर बनने लायक लगता है। अब खेल कूद की वजह से तो वह सीधे कप्तानी करेगा। हालांकि जब केवल लड़कियां ही खेल कूद में दिलचस्पी लेती थी, तब उनका कहना था कि यह सब लड़कियां बिगड़ कर रहेंगी। साल भर में भागम भाग न लग जाए तो देखना। गांव के बहुतेरे लोगों की भी यही राय थी। वह लड़कियों को घर की दहलीज से बाहर नहीं देखना चाहते थे, मगर खुलेआम राय जाहिर करना उनके बस की बात नहीं थी। और छिपकर चलने वाली चर्चा भला कहीं रुक पाती है क्या? यहाँ भी कैसे रुकती? ऐसे लोगों का हालांकि खेल कूद से कोई वास्ता नहीं था, मगर कुढ़ने से तो था। यह कुढ़न तब और बढ़ गई जब एक ही मैदान में लड़कियों का भी खेल का अभ्यास शुरू हो गया। अनिल ने घर आकर बैजू मास्टर की बेटी कांति को उसी मैदान में खेल के अभ्यास का न्योता देते हुए कहा, तुम्हारी देखा देखी लड़कों में भी खेल भावना जागी है। अगर तुम सभी वहाँ खेलो तो खेल का लेवल उठ सकेगा। हर तरफ लड़के लड़कियों की बराबरी की बात होती है, इसलिए बराबरी के ज़माने में भेदभाव की क्या ज़रूरत। मास्टर हो जाने के बावजूद बैजू मास्टर पुराने समय के असर वाले और जमींदार का दबदबा देखे हुए इंसान थे। यह बात और थी कि उन्होंने नए ज़माने की हवा को पहचाना था। गांव में पहले पहल बेटी को ऊंची तालीम दी थी और नई हवा को वे दकियानुसी निगाह से न देखकर समाज के लिए कल्याणकारी मानते थे। उन्होंने अनिल की बात मान ली। कांति ने भी खुशी खुशी अनिल की पेशकश का स्वागत किया। उसके बाद कांति के हाथ की बनी चाय पीकर जब अनिल चला तो दलित तबके के बैजू मास्टर का रोम रोम पुलक रहा था। उन्हें लग रहा था कि सचमुच नई हवा में दम है।
वरना उनकी छुअन से भी परहेज बरतने वाले जमींदार का पोता यहाँ चाय कैसे पीता। बैजू मास्टर को कई लोग आगाह कर चुके थे कि लड़कों के साथ लड़की का इतना घुलना मिलना, मेल मोहब्बत ठीक नहीं है। लड़के का कुछ बिगड़ता नहीं, जबकि लड़की बर्बाद हो जाती है। मगर मास्टर साहब को कांति पर भरोसा था। उन्हें अनिल की शराफत पर भी पूरा यकीन था। अनिल और कांति दोनों ने एक साथ फर्स्ट डिवीज़न में एमए का इम्तिहान पास किया। दोनों एक दूसरे को गहराइयों से चाहने लगे, लेकिन उनकी चाहत में छिछोरापन ना था। वह थके पंछी की तरह अब जैसे अलसा कर एक डाल पर ही बैठने को अधीर हो उठे। आँखों की भाषा कब अधरों तक आई यह तो नहीं कहा जा सकता, मगर जब कांति का नाम पीसीएस में आ गया तो उसने अनिल से शादी करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। गांव में कांति के पीसीएस बनने की खबर फैलने से पहले जमींदार परिवार के साथ एक दलित लड़की के ब्याह की बात गांव भर में गूंज गई। जिसे देखो उसके मुंह से यही चर्चा, लेकिन इतने नए विचार अभी गांव वालों के गले नहीं उतर पा रहे थे। यह खबर जमींदार बाबू शिवधर सिंह तक पहुंची। उन्हें लगा कि जन्म भर की ठकुरासान एक ही बार में जिबह हुई जा रही है। उन्होंने कहा, अनिल की यह हैसियत नहीं कि वह मेरी इच्छा के खिलाफ चूं तक कर सके। जिस दिन ऐसी नौबत आएगी उस दिन मेरी बंदूक में 2 गोलियां मौजूद होंगी। इन गोलियों की चर्चा बैजू मास्टर तक पहुंची और उन्होंने अनिल से ब्याह की दिली इच्छा रखते हुए भी खून खराबे के डर के चलते कांति से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। पर ना तो कांति अपने फैसले से टस से मस हुई और ना ही अनिल। अनिल से उसके दादा शिवधर सिंह ने कहा, अभी तू मेरी जायदाद की बदौलत अंग्रेजी बोलता है। अगर तूने यह जिद न छोड़ी तो मैं तुझे दाने दाने को मोहताज कर दूंगा। वो भुक्खड़ परिवार की बेटी जो जायदाद के चलते ही तेरे पीछे पड़ी है, खुद तुझसे बात करना बंद कर देगी। कुछ समझा क्या? लाठी भी नहीं टूटेगी, सांप भी मर जाएगा। 2 गोलियां बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। तब अनिल ने पक्के इरादे के साथ कहा, दादाजी अब तो आप समझदारी की बात करने लगे हैं, गोली से चलकर जतन पर उतर आए हैं। मेरी एक बात सुन लीजिए, ना तो मुझे और ना कांति को आपकी जायदाद से एक पैसा चाहिए। दुनिया में इतने सारे लोग क्या जायदाद लेकर ही पैदा होते हैं? अपने हाथ पांव का भरोसा ही सबसे बड़ा भरोसा होता है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांति डिप्टी कलेक्टरी पास कर चुकी है और मुझे भी कहीं न कहीं 2 रोटियों का जुगाड़ हो ही जाएगा। मैं ऐसी जगह को दूर से ही सलाम करता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से तीर की तरह से निकल आया। अनिल जाने को तो चला गया, पर जमींदार बाबू के दिल को हिला गया। जमींदार के साथ साथ वह ममता से भरे दादा भी थे, जिन्होंने बेटे के न रहने पर पोते की परवरिश की थी। उनका दिल पोते के प्रेम और मर्यादा दोनों की तुलना बन गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वह एक निश्चय पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी राइफल कंधे पर टांगी। उनके सिर पर पगड़ी थी और पैर घोड़े की रकाब पर थे। इधर बैजू मास्टर के घर में अनिल कह रहा था, मुझे दादाजी ने जायदाद से बेदखल कर दिया है। मैं इस समय केवल अनिल हूँ जो कांति को प्यार और विश्वास की छांव जरूर दे सकता हूँ, लेकिन जायदाद नहीं। आप लोग इस मुगालते में भी न रहिएगा कि मैं कांति के डिप्टी कलेक्टरी में आ जाने की वजह से शादी के लिए तैयार हूँ। दरअसल यह बात महीनों पहले हम दोनों में तय थी। आज अफसरी पाने की खुशी में इसके मुंह से निकल गई। बैजू मास्टर मुस्कुराते हुए बोले, यह पीसीएस में आई है
तो तुम IAS में जाओगे। जब तुम्हारे साथ जायदाद थी तब जरूर मुझे हिचक हो रही थी कि लोग कहेंगे मास्टर ने जायदाद के लोभ में लड़की का संबंध अनिल के साथ करना चाहा, मगर अब मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। जमींदार बाबू बड़े आदमी हैं, उनके पास जायदाद है, पर मेरे पास भी तुम्हारे लिए नमक रोटी की कमी नहीं है। उन्हें ठसक ज़्यादा प्यारी है और मुझे औलाद की खुशी। तभी जमींदार बाबू का घोड़ा सामने से आता दिखाई पड़ा। उनकी फरफराती हुई सफ़ेद मूछें एक दहशत सी पैदा कर रही थी। राइफल देखकर एक बारगी तो बैजू मास्टर सिर से पैर तक कांप गए, मगर दूसरे ही पल उन्होंने सोचा कि मैं पत्नी समेत कांति और अनिल के आगे आकर उनकी हिफाजत करूंगा। अपने जीते जी औलाद की तमन्नाओं का खून नहीं होने दूंगा। जमींदार बाबू ने पास आकर घोड़े पर बैठे बैठे ही कहा, मैं और मेरी जायदाद दोनों से ही तो सबको चिढ़ है। मेरे दिल से जैसे औलाद का दर्द ही नहीं है और मेरी जायदाद जैसे तुम लोगों की है ही नहीं। मुझे कौन छाती पर लाद कर ले जानी है। आज मरा कल दूसरा दिन, 70 तो पार कर ही चुका हूँ। फिर कुछ पल रुक कर वह आगे बोले, बैजू वाकई मास्टर तो तुम ही हो। हमारे पोते और बहू दोनों को अपनी ओर मिलाकर मुझ बूढ़े को अकेला छोड़ दिया। अरे पहले कभी बात तो चलाई होती, इतनी जल्दी तो कोई अदालत भी फैसला नहीं सुना सकती। अब अपनी गलती की जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हो। उन्होंने जेब में हाथ डालकर एक असरफी निकाली और बोले, ले बहू, अभी एक से ही सब्र कर। मेरी संदूक की चाबी तो यही हजरत कहीं रख कर आए हैं। बहू की दिखाई भी ढंग की नहीं होने दी। फिर वो अनिल से डपट कर बोले, ले राइफल और इस मुबारक मौके पर दनादन फायर कर और घर चल। मेरी चाबी भी दे, आज ही ब्याह होना है और सारा इंतजाम करना है। अनिल ने उनके पैर छूने को हाथ बढ़ाए तो वे रौब से बोले, पहले फायर कर। बैजू मास्टर और कांति के साथ उसकी माँ भी उनके पैरों पर झांकी थी। उन्हें जमींदार के दिल में उगे एक सच्चे इंसान ने बरबस झांका दिया था। जमींदार बाबू के आंसू बह रहे थे और रूंधे गले से क्या आशीर्वाद दे रहे थे। इस फायरिंग की तड़तड़ की आवाज़ के चलते किसी ने नहीं सुना। अगले पल कांति के माता पिता और जमींदार बाबू के चेहरे पर एक जंग जीतने जैसी खुशी नजर आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक नई मुहिम पर जाने के लिए कदम ताल कर रहे हों। कुछ ही पलों में उनके कदम आगे की ओर बढ़ने वाले हों।